नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मार्च को हरियाणा के अंदर बजट सत्र आने वाला है और विधानसभा के अंदर आपको बता दें क्वेश्चन लगाने की जो प्रक्रिया है वो जो शुरू हो चुकी है। उसके अंदर जितने क्वेश्चंस लग रहे हैं उस पर काम शुरू हो गया। आपको बता देते हैं, असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं जिसको लेकर विधानसभा के बजट सत्र के अंदर हंगामा होना निश्चित है। और आपको बता दें, विधायक शमशेर सिंह गोगी ने खास तौर पर हरियाणा सरकार से अपने हलके को, असंध को जिला बनाने की भी मांग रखी है। हम सीधी बात करना चाहेंगे विधायक शमशेर सिंह गोगी जी से, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार उन्होंने ऐसे कौन कौन से प्रश्न इस सत्र में रखे हैं और उन पर उनको क्या मिल सकता है। आइए बात करते हैं शमशेर सिंह गोगी जी के साथ। दोस्तों, मेरे साथ है असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी और उनसे सीधी बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार जो बजट सत्र आने वाला है, गोगी जी कौन कौन से प्रश्न आपने रख दिए हैं। मैंने बहुत सारे सवाल लगाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है कि असंध को जिला बनाया जाए, क्योंकि पूरा सर्वे हो चुका है और लिस्ट में भी है, लेकिन सरकार थोड़ा सा लेट कर रही है। उसके पीछे थोड़ा कोरोना भी आ गया और मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया है और मुझे उम्मीद है कि वो जिला जरूर बनेगा। इसके अलावा जैसे हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। नेशनल हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल है और सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। जैसे जिला बनाने की प्रक्रिया है तो वो भी यही है। और हॉस्पिटल को भी मैंने कहा कि इसको 100 बेड का बनाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के बराबर, और ट्रॉमा सेंटर की वहाँ सुविधा दी जाए, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी जो है वहाँ से जो प्रोडक्ट जाता है पूरे आधे से ज़्यादा हरियाणा को, वो भी वहीं से गुजरता है सड़क से। और वहाँ कई बार आग लग चुकी है टैंकरों में, कई बार मतलब वहाँ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें इस सुविधा की जरूरत है। तो और छोटे छोटे कई सवाल हैं, जैसे 134 है, गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा स्कूलों में। स्कूल वाले कहते हैं कि सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है और सरकार कहती है कि आप दाखिला करो। तो लोग जो है, पेरेंट्स जो हैं, बच्चों को ले लेके घूम रहे हैं, परेशान हैं। उस पर भी मैंने लगाया, अभी रिकॉर्ड दो पिछला क्या है। एक मेरा सवाल है कि ईएसआई जो हॉस्पिटल है वो गरीब लोगों के लिए है, वहाँ पे दवाइयों की सुविधा नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो सरकार जो इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करके वो किसके लिए काम कर रही है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उस पर भी मैंने सवाल लगाया है। विधायक जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने असंध के अंदर सरकार से मांग की है कि 100 बेड का वहां पर हॉस्पिटल होना चाहिए। अभी जो एट प्रेजेंट हॉस्पिटल है उसमें कितने बेड का हॉस्पिटल है और क्या क्या सुविधा उसके अंदर। अभी तो कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है, मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है। ऐसे ही मतलब खाना पूर्ति। आप देखो, असंध के अंदर सीएचसी है, 50 बेड का वैसे हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे एक्सरे की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। सारे काम चलते जा रहे हैं। राम भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है असंध का। तो पीछे मैंने काफ़ी शोर मचाया था, तो 2 डॉक्टर तो आए हैं, लेकिन उसकी सुविधा का लेवल भी जो है वो जिला स्तर के लेवल का होना चाहिए, ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को भी और आने जाने वाले लोगों को भी, इतने एक्सीडेंट होते हैं तो सबको वो सुविधा जो है प्राप्त होनी चाहिए। और ट्रामा सेंटर की जो मैंने मांग की है, और ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा आश्वासन भी मुझे मिला है भी, हम 100 बेड का भी बना रहे हैं और साथ में ये ट्रामा सेंटर भी बनाएंगे। विधायक जी, कुछ बातें ऐसी होती है, सरकार भी विपक्ष से कोई क्वेश्चन रखवाती है, कुछ इस तरह की भी बात होती है, सामने आती है क्या। नहीं, अभी हमारे साथ तो देखो ऐसा एक्सपीरियंस में आया नहीं, कभी सरकार ने कहा नहीं किसी से रखवाती होगी तो हमें पता नहीं। हम तो अपने विचार से, जो हमारे को तकलीफ दिखाई देती है जनता की, वो हमारी ड्यूटी है और उसी हिसाब से मैं तो सवाल लगाता रहता हूँ। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम 0 आवर में उठाएंगे। आंगनवाड़ी वालों की समस्या है। इसके अलावा एक समस्या मेरे सामने आई है कि इन्होंने जो 112 नंबर की 600 गाड़ियां खरीदी हैं, उसका बीमा ही थर्ड पार्टी कराया है। सरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर रही है?
ये तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जानबूझ के मतलब पब्लिक का पैसा जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है। 20 गाड़ियां उसमें खत्म हो चुकी, ड्राइवर इनके पास नहीं है, एक एक ड्राइवर 24-24 घंटे 112 नंबर पे कैसे ड्यूटी करेगा। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जो इनको मतलब हम 0 आवर में उठाएंगे। एसपीओ लगा रखे हैं, जी, थाने जो चौकी के लोग अंदर। देश की सेवा करके आए हैं, जी, एक्स सर्विसमैन हैं, उन लोगों को आप एसपीओ लगा रहे हो। आपने पुलिस की भर्ती करने में दिक्कत आ रही तो उनको आप एक पुलिस कांस्टेबल का दर्जा ही क्यों नहीं दे देते। जी। उनको तो बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, उनकी तो उम्र भी ज़्यादा है। तो जब वर्दी दे रखी है सब कुछ सिर्फ इसलिए कि उनको ये सुविधाएं ना देनी पड़े, थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा ना देना पड़े, तो ये भी अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी गलती है। सरकार को चाहिए कि उनसे जब पूरा काम ले रहे हो तो उनको पैसा भी पूरा देना चाहिए और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। विधायक जी, इस पे कानून है, केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, समान काम समान वेतन। तो आपको क्या लगता है धज्जियां उड़ रही हैं इसकी? समान काम, समान वेतन, सबका विकास, सबका साथ, ये तो जुमले हैं। केंद्र में जो सरकार है, खुद देश का प्रधानमंत्री जो बात कहता है, देश का होम मिनिस्टर उसे कहता है ये तो जुमला था। तो इन पे तो विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार में भरोसे लायक कोई काम नहीं किया। एक ही काम अच्छा किया इन्होंने कि देश में जो पिछले 70 साल में देश की जो प्रॉपर्टी बनी थी, जो देश की एक शक्ति थी, जो संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं, उनको बेचने का काम तो इन्होंने बड़े भरोसे के साथ किया है और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम भी किया है। कोरोना में भी वो इतने अमीर हो गए कि 23,000 लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए और अडानी जी अंबानी से भी आगे चले गए। ऐसी ठगी का काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं करा था जैसा बीजेपी की सरकार कर रही है। तो विधायक जी, आपको क्या लगता है इस बार के जो विधानसभा सत्र होने वाला है, बजट सत्र होने वाला है, तो आपको कितना समय मिलेगा? नहीं, समय तो मिलेगा ही। समय तो सवालों पे भी मिलेगा, 0 आवर में भी मिलेगा, राष्ट्र वो जो गवर्नर का भाषण होगा उस पे एड्रेस में मिलेगा, बजट के ऊपर बहस होगी उसमें भी। हर तरह से कोशिश की जाएगी, जितना समय मिलेगा उसका सदुपयोग किया जाएगा और अपनी बात जो है, जनता की जो बात है उसके बीच में रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे महंगाई का मुद्दा है, और महंगाई तो अभी और बढ़ने वाली है। ये तो सिर्फ यूपी के इलेक्शन को देख के बच रही है। और महंगाई में पेट्रोल डीजल के रेट और ये रोकने से वोट मिलने वाली नहीं है। मोदी जी, जल्दी बढ़ा लो, क्यों नुकसान कर रहे हो अपना। विधायक जी, मेरा प्रश्न है कि विपक्ष, आप विपक्ष में हो और विपक्ष के जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है कि किस तरह से इस सरकार को घेरना है और ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पे सरकार को घेरने की तैयारी है? नहीं, हमने मीटिंग भी की है, पूरी स्ट्रेटजी बनी है, उसको तो मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि वो पार्टी लेवल पे जो मीटिंग होती है उसके अंदर की बात है। बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन भी दिए हैं, वो कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, वो सारी जो बातें आएंगी उसके ऊपर भी आगे बात चलेगी और वहाँ पे बोलने का मौका बीच बीच में लगता है। लेकिन जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अब किसानों का मुद्दा है, किसानों के लिए खाद नहीं है। आप कहीं जाओ, खाद नहीं, गरीब आदमियों को आप राशन दे रहे हो वो भी आप बंद कर दोगे क्योंकि वो भी वोटों के लिए है। 31 मार्च के बाद ये नहीं मिलेगा क्योंकि इनको वोट मिल गई 10 साल के पहले, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अब तो यूपी में डबल इंजन जैसे कहते हैं ना सरकार, ऐसे राशन भी डबल दे रहे हैं। ये वोट खरीदने का अलोकतांत्रिक तरीका है, सरकारी पैसे से। अरे इस देश का नाज है, दे दो ना फ्री, लोगों को सड़न लग रहा है, गोदामों में माल सड़ रहा है और लोग भूखे सो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था तो देश में नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, अगर देश को बचाना है तो किसी भी एक पार्टी को, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे अडानी जी हो, चाहे कोई और हो, किसी को भी एक लिमिट से ज़्यादा अमीर नहीं होने देना चाहिए। उसकी पूंजी की भी एक लिमिट होनी चाहिए, वो देश को तंग करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने आई थी, उसको ब्रिटेन की सरकार ने नहीं भेजा था, लेकिन उसने जब देखा कि यहाँ के लोगों को बका के पैसे के चक्कर में फंसा के गुलाम किया जा सकता है, तब उन्होंने सरकार के साथ मिलके यहाँ पे षड्यंत्र के तहत आगे गुलामी का रास्ता खोला था हमारे लिए। तो कल कोई ये हमारे वाले भी
इतने बड़े नहीं हैं, ये भी देश पे कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कानून में ऐसी लिमिटेशन जो है वो होनी चाहिए। एक ही आदमी को आप अमीर करते जाओगे, जी। ये गलत बात है। तो विधायक जी, एक परिवार पहचान पत्र का बड़ा इशू चल रहा है। वो जिन लोगों ने बनवा लिया और उसके अंदर करेक्शंस करवाने के लिए भी लोग धक्के खा रहे हैं। आप जो परिवार पहचान पत्र बना है, उससे कितने सहमत हो आप? देखो, जो फैमिली आईडी बन रही है ना, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। जी। फैमिली आईडी में इन्होंने इनकम जोड़ दी। जी। अगर मियाँ बीबी की इनकम जोड़ दो वो तो एक बात ठीक है, लेकिन अब फैमिली के अंदर तो बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं, उसके माध्यम से बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं, दूसरे उनके कारण 1,80,000, तो जो 15,000 कमाता है उसकी हो गई। जो 15,000 जी। कम से कम कमाएगा उसका भी 1,80,000 हो गया साल का। जी। तो अगर मान लो 4 आदमियों का परिवार है, 1,80,000 में क्या बनता है भाई? ये मैं और मेरी वाइफ का हो, ठीक है, मेरे बच्चे भी कमाते हैं, जी। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, फैमिली में ही उड़ेंगे। जी। तो ये तो एक षड्यंत्र है कि किसी ना किसी तरीके से गरीब आदमी को और गरीब बनाया जाए, उन पे चोट करी जाए। ये धीरे धीरे जो ये आज के दिन झुंझुना चला रखे है ना, जी। भाई हम राशन दे रहे हैं 80 करोड़, 80 करोड़ तो इन्होंने खुद ही घोषित कर रखे हैं, गरीब है भी, जिसको आज 5 किलो दानों की भी जरूरत है वो गरीब में ही आएगा। लेकिन उसको भी ये खत्म करेंगे इसके साथ जोड़ के। अब बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती थी वो एक सम्मान निधि थी कि बुजुर्गों की इज्जत करने के लिए दिए जाते थे 2,000 रुपये, जी। इसलिए नहीं दिए जाते थे उनको भाई उनके मतलब इनकम कितनी है कितनी नहीं है। अब जिसकी 5 किले जमीन है उसकी भी काट दोगे। 5 किले जमीन वाले अगर फैमिली जो है 10 आदमियों की है तो उसको कैसे करोगे भाई? जमीन तो मतलब बाप के नाम खड़ी है और परिवार आगे चाहे बंटवारा हो जाए, वो बाप जिंदा है जब तक उसी के नाम खड़ी रहती है, जब वो मरेगा जब भी तो आगे रास्ते में जाएगी, कैसे बनाओगे? तो इसको, इस मुद्दे को उठाने वाले हो, परिवार पिछली पहचान बार पत्र को? इसके ऊपर पिछली बार भी मैंने कहा था, सुनो तो। आपको याद होगा जब खट्टर साहब ने कहा था मेरी बन गई। जी। मगा जी ये फैमिली आईडी इसका नाम तो रख दिया, जिनकी फैमिली नहीं है उसका क्या होगा? बोला मेरी तो बन गई। अच्छा, आपकी बन गई? न मैंने तो बनवाया ही नहीं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी अभी तक? मेरी इनकम ही नहीं है। जिसकी तनख्वाह तो मिलती है इनकम, आपको विधायक की? ये जो तनख्वाह मिलती है इससे ज्यादा तो 2-3 दिन में ही खर्च हो जाती है। जितनी तनख्वाह मिलती है रोज तेल का हिसाब जोड़ियो मेरा तो। विधायक जी, एक बात दिन करें आके मेरे अगर, पंप पे मेरा हिसाब ले लेना वहां से। बिल्कुल शमशेर सिंह गोगी का हिसाब लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका एक पेट्रोल पंप भी चलता है और सिर्फ घर चलता है उससे, इतनी बड़ी कमाई नहीं है, गोगी साहब का कहना है। गोगी साहब, जो बजट सत्र आ रहा है और अभी से विपक्ष ने आवाज उठाई है कि हरियाणा पे जो कर्जा है वो बेहद बढ़ चुका है। ये कर्जा कौन देता है, कैसे बढ़ता है, ये क्या मामला है? मैं आपको बताता हूँ, 63,000 करोड़ का कर्जा था जब कांग्रेस की सरकार गई 1914 में। पिछली बार जब बजट पेश हुआ तो करीब 2 लाख का कर्जा था, 2 लाख करोड़ का। और इस बार मेरे को लगता है भाई और किसी चीज में बढ़ोतरी हो या ना हो, किसी गरीब को या किसान को सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन कर्जे में बढ़ोतरी आपको बजट में 100% मिलेगी, ये बात तय है। लेकिन सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ भी आपने कर्जा ले लिया, मान लो मेरे को लगता है 2.5 लाख तक पहुंच गया होगा। 2.5 लाख क्रॉस कर गया। हाँ, तो अगर 2.5 लाख तक पहुंचा है तो जो 50 लाख 60 लाख आपने कर्जा लिया है उसको यहाँ दिखना भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे नजर तो आए भी कहाँ लगाया तुमने, कौन सी डेवलपमेंट करी है। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम के कई 100 करोड़ खा गए करनाल में, आपको स्मार्ट नजर आया करनाल कहीं से? जो काम हो रहा है करनाल में, इतने बड़े बड़े नहीं, क्या हो गेट रहा है? गेट बने हैं, इतने बड़े पेंटिंग हो बड़े, रही है, गेटों से इतने रोटी बड़े बड़े मुक्ति है। गेट बने हैं। आपका मेरठ रोड है वो बहुत बड़ा बन गया, पश्चिमी बाईपास बन गया, मेरे को तो इस कैथल पे रोड भी बन गया। आपको क्या लगता है ये? मेरे को तो इस पे भी ऐतराज है, जिस तरीके से इतनी मेंटेलिटी खराब है। अब ये बताओ भी इस मेरठ रोड पे दीनदयाल उपाध्याय का क्या काम है? आपने कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ाया, गीता द्वार रखा, जचती है बात, क्योंकि कुरुक्षेत्र द्वार ना रखो गीता द्वार रख दो। आप कैथल रोड पे बना रहे हो, असंध रोड द्वार रखो उसको। आप यहाँ पे मेरठ द्वार रखो ना, मेरठ रोड है ये। कल्पना चावला के नाम देवीलाल से की भी तो लगी हुई थी प्रतिमा। ताऊ देवीलाल तो हरियाणा का है, दीनदयाल उपाध्याय क्या का है हमने यही नहीं पता।
आपको नहीं और मालूम उनके कौन बारे सा इस देश के लिए क्या कुर्बानी की है उसने? सिर्फ अगर आरएसएस में नफरत के बीज बो दिए तो इससे मतलब उसका गेट पे नाम लिख दिया, तो हमारे लिए जूत का सवाल है। करनाल में बेइज्जती कर दी हमारी। यहाँ कल्पना चावला का नाम रखना चाहिए था, उसका तो रख दिया उड़ा मून रोड पे। जो मेन रोड थी कल्पना चावला ने का इंटरनेशनल लेवल पे हमारी लड़की ने इस शहर का नाम किया है। सबसे बड़ा नाम उसका होना चाहिए था। इसका नाम करण द्वार रख देते। जी। करण की नगरी है ये। आपसे सुझाव नहीं लिया क्या? मेरे से सुझाव तो तब लेना जब इनमें अकल हो। अकल तो है नहीं, ये तो सिर्फ मानसिक तौर पे बीमार लोगों की सरकार है। नहीं, आपने दिया, आपकी मुख्यमंत्री ना जी से मेरे से बात हो पूछे जाती नहीं, है। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे तो मैं कहूंगा अब। क्या क्या कहेंगे, कौन कौन पहले से मैंने सुझाव रखने वाले? मुख्यमंत्री जी को कहा था भी तेरा डीसी नालायक है। आज अच्छा। तक उसने कुछ नहीं कराया। 2 साल पीछे करोड़ों रुपये कमा के ले गया, कहते हुए अस्पताल खरीद लिया एक। वो डीसी तो बदल दिया। बदलने से क्या होता है? गुड़गांव लगा दिया, बदला थोड़ी हो। तो आपने कंप्लेंट की थी डिप्टी कमिश्नर मैंने की जो यहाँ पे थी, मैंने तो उसका क्या हुआ? विधानसभा में भी कहा अच्छा। और मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा। लेकिन देखो, चोरों के तो सारे दोस्त हैं, मेरे जैसे गरीब आदमी का कौन है? विधायक जी, करनाल में एक बड़ी घटना घटी है, आपसे जान लेते हैं। करनाल में एक लड़का सुसाइड करता है, उससे पहले उसकी सोशल मीडिया पे खबर चलती है, मुकदमा दर्ज आरोपियों के खिलाफ तो होता है, लेकिन 12-13 सोशल मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब बिना जानकारी के कुछ कहना ठीक नहीं है। मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो भी सच्चाई है उसके आधार पे काम होना चाहिए। और लेकिन करनाल में सच्चाई के आधार पे काम हो नहीं सकता। अब नया डीसी आया, इससे उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम करेगा। मेरे को लगता है ये पहले वाले से थोड़ा ठीक है। ये ज़्यादा मीसना आदमी जो होता है ना, जो अंदर ही अंदर, अंदर कुछ और बाहर कुछ। कई पुराने बुजुर्ग तो ये कह दिया करते थे भाई, मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये डीसी की मेरे को तारीफ सुनी है। मेरे को अभी मिलूंगा तो पता लगेगा, मैं मिला नहीं इसको। ये मैंने सुना है भी ये यस नो में विश्वास रखता है, हेरा फेरी में नहीं करता काम। तो विधायक तो अगर जी, अच्छा काम करेगा तो करनाल के दिन अच्छे आ जाएंगे। वरना खट्टर साहब ने तो करनाल का सत्यानाश कर दिया। इसलिए करनाल के लोगों से मेरी अपील है भाई, जो करनाल की धरती पे पैदा हुआ है उसको ही एमएलए बनाना, बाहर के आदमी को मत बनाना। बाहर वाले तो सारे खा के जाके गोबर भी अपने वहां दूसरे में करते हैं। नुकसान क्या कर दिया खट्टर साहब ने यहाँ क्या करनाल में? फायदा क्या किया? इस करनाल को तो अब तक स्वर्ग बना देना चाहिए था। एक सड़क सी बनाई है, वो भी वो गेट के चक्कर में, जो वो लिबर्टी चौक की तरफ जाती है। विधायक जी, 5-7 साल में वही सड़क बनी है। विधायक जी आप पंजपुरा मेरी रोड भी ढंग से नहीं बनी अभी तक। विधायक जी, इंसान मरने के बाद स्वर्ग या नरक की बात होती है, जीते जी स्वर्ग या नरक कैसे बनेगा? ऐसे है स्वर्ग और नरक में सिर्फ इतना ही है, अगर आपने स्वर्ग देखना है तो जो आपकी इच्छा मुताबिक काम होता रहे, आपको सारे सुख मिल रहे हैं उरे ही, तो स्वर्ग है। और अगर आपकी यहाँ ही मानसिक तौर पे आप बीमार हो तो यही नरक है। कहीं ऊपर स्वर्ग और नरक नहीं बन रहे हैं। ये तो मतलब बकावा है सारा का सारा। चलिए स्वर्ग विधायक और जी, नरक आपसे यही है। आपसे आखिरी प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो इस बार का विधान सत्र होने वाला है, तो क्या सरकार से पूछा जाएगा जिस जिस अधिकारी के खिलाफ आपने शिकायतें की हैं, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है? सरकार ना कोई एक्शन लेगी, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कह दूं, जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, कभी हमारी सरकार आई और मैं उसमें हिस्सेदार हुआ तो 100% उसका हिसाब लिया जाएगा। किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जनता का पैसा जिसने जिसने खाया ना, ब्याज समेत वापस लिया जाएगा। जी विधायक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, ये थे शमशेर सिंह गोगी और असंध के विधायक। आपको मालूम है, जब भी इनसे बात होती है बेबाक होती है। इस बार विधानसभा बजट सत्र के अंदर क्या होने वाला है वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहे मेरे साथ, अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।